आगे लगन तो कांस्टेबल की किताब सी देखो भाई लिया दियो तो देखो भाई लक्ष्मण ऑफ कर दे सर। आ गए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? एक ही सर मैं हूँ लक्ष्मण। है? यही है सर, इतने बच्चे हैं। लक्ष्मण? हाँ सर। लेकिन संख्या और होनी चाहिए। फोन करता हूँ सर, मैं फोन करता हूँ एक दो को, रुको। हाँ हाँ ठीक। पूरा होती है 25 की मैं पीक मैं क्या कॉल? हाँ कौन है? प्रियांशु। देखो कल तुम्हारे को बैलेंस शीट के बारे में बताया सर ये था। कौन? हाँ श्रेया सर। आ रही है आवाज? आ गई सर आवाज। आ रही है? हाँ यस। हाँ देखो कल मैं तुम्हारे को बैलेंस शीट के बारे में बता रहा था। यस। बैलेंस शीट में एसेट्स जो पक्ष है उसके अंदर मैंने तुम्हारे को कुछ मदे बताई थी। एसेट्स से जो पक्ष होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है चालू संपत्तियां। एसेट्स जो पक्ष होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एसेट्स, संपत्ति। यानी चालू कि संपत्ति है। हम दो भागों में बांटते हैं, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति। अब संपत्ति। चालू संपत्तियां हैं वो कौन सी होती है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर और क्लोजिंग स्टॉक। ये पांच मदे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? चालू संपत्तियां। इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? चालू संपत्तियां, यानी कि करंट एसेट्स। ठीक है। कैश इन हैंड बताया था मैंने तुम्हारे को कल। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड के बारे में क्या बताया था? नहीं मालूम? हेलो? नहीं मालूम सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये कैश इन हैंड के बारे में बताया था मैंने। कैश इन हैंड के मतलब क्या है मालूम है? नहीं। कैश इन हैंड हिंदी में बोलते हैं हस्तस्थ रोकड़, हाथ में रोकड़। यानी कि हमारे पास में रोकड़ कितनी मौजूद है, यानी कि व्यापार में रोकड़ कितनी मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड।
ठीक है, हमारे पास जितनी रोकड़ मौजूद होती है, कैश होता है, उसको हम कैश इन हैंड के नाम से बोलते हैं। दूसरा आता है आपके कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा जमा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एट बैंक। ठीक है, तीसरा आता है आपके डेटर्स यानी कि देनदार। देनदार हम किसको बोलते हैं, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर्स यानी देनदार। देनदार। बीआर पूरा नाम है इसका बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राप्य बिल। इसमें क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उनका टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो हम क्या करते हैं उनके ऊपर बिल लिखते हैं उतने टाइम का। जैसे हमने सोहन को 40,000 रुपए का उधार माल बेचा, तो हमने उसके ऊपर बिल लिखा आज कि वो 2 महीने के बाद में पेमेंट करेगा, तो उस पर 2 महीने का बिल लिख देंगे और उसमें उसके सिग्नेचर करा लेंगे। उस बिल पर उसके सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो बिल हमारे लिए क्या कहलाता है, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। इसका मतलब यह है कि अब वो व्यक्ति उस बिल का भुगतान हमारे को 2 महीने के बाद में करेगा, जो भी उसमें डेट दे रखी है, तो ये भी संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था मैंने तुम्हारे को, वर्ष के अंत में बचा हुआ माल। ये 5 जो मदे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। इनको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, हाँ, करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। ये तो हो गई चालू संपत्तियां। अच्छा, ये हम जो मदे लिखते हैं, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो सबसे पहले तो ये 2 मदे लिखते हैं, चाहे कैश इन हैंड पहले लिख दो चाहे कैश एट बैंक लिख दो, उससे दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में इन दोनों मदों को लिखने के बाद डेटर्स, बीआर और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो इन तीनों में से कोई सी भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई सी भी पहले लिख सकते हैं। कैश एंड कैश एट बैंक तो ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों को ऊपर लिखने के बाद में इन तीनों में से कोई सी भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो इस क्रम में लिख सकते हो। तो ये तो हो गई आपके करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के बाद में फिर आता है आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विनियोग। इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, विनियोग। यानी कि व्यापार के अलावा अगर हम अन्य कार्यों में पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं लाभ कमाने के लिए, आप व्यापार तो कर ही रहे हो, आप उसके अलावा भी आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा लग रखा है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए, और 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए अगर ये पैसा लगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन अवधि। यानी कि अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि, ये 2 होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको इन 5 मदों को दिखाने के बाद में बीच में दिखाते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो भी इनके बाद में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म है तो भी यहीं पर आएगा, क्योंकि इसके बाद में आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाती है, स्थायी संपत्तियां आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना इनको कि हम इनको इसी क्रम के अंदर दिखाते हैं। ये 5 मदे जिनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, इनके बाद में हम क्या करते हैं, फिर दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, स्थायी संपत्तियां, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके दृश्य संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स, और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मूर्तियां, दृश्य संपत्तियां, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो हमारे को आंखों से दिखाई देती है, जैसे आपके ये कमरा है, पंखा है, बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, ये हमारे को दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको, टेंजिबल। इसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, मूर्त संपत्तियां।
यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार होता है जो हमारे को आंखों से दिखाई देती है। अब वो ऐसी संपत्तियां कौन सी होती है? जैसे प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फर्नीचर, ये भी आपके टेंजिबल एसेट्स में आता है। मूर्त संपत्ति जो हमारे को आंखों से दिखाई देती है, जिनका स्वरूप या आकार होता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं मूर्त। इसके अलावा आपके बिल्डिंग, या इसको हम लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जमीन भी आती है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये संपत्तियां हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। इनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, मूर्त संपत्तियां। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद में ये 3 मदें आती है। स्थायी संपत्तियां कहलाती है, लेकिन स्थायी संपत्तियां मैंने बताया था कि स्थायी संपत्ति आपके 2 प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल बता रहा हूं, इन तीनों में से ये कोई सी भी मद पहले लिख सकते हो। इनके अंदर ये फिक्स नहीं है कि आप पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखो, आप पहले फर्नीचर भी लिख सकते हो, उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आप प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हो। तीनों में से कोई सी भी मद पहले लिख सकते हो, लेकिन ये 3 मदें आएगी आपके, जिनको हम टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियां कहते हैं, ठीक है। ये तो आ गई आपके मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स। इसके बाद में दूसरी जो स्थायी संपत्ति आती है, वो आती है आपके इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्तियां। इंटेंजिबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त संपत्तियां, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार नहीं होता है। स्थायी संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति वो होती है जो व्यापार में लंबे टाइम तक काम आती है। जैसे आपने बिल्डिंग बना ली तो लंबे टाइम तक काम आएगी, ऐसा नहीं कि आज हमने बना लिया अगले साल फिर तोड़ करके बनाएंगे, हर साल बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फर्नीचर है, लंबे टाइम तक हमारे काम आता है, कई वर्षों तक काम आता है। तो जो कई वर्षों तक संपत्तियां काम में आती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स को मैंने बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करते हैं? एसेट्स जो होती है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी संपत्तियां जो लंबे टाइम तक व्यापार में काम में आती है। ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में लंबे टाइम तक यानी कि दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम में आती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या कहलाती है? फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 2 प्रकार की हो गई, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो सबसे पहले मैंने बताया टेंजिबल एसेट्स, ये टेंजिबल एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स तो है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स भी कौन सी? टेंजिबल, मूर्त स्थायी संपत्तियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मूर्त स्थायी संपत्तियां, यानी कि ऐसी स्थायी संपत्तियां जो हमारे को लंबे टाइम के लिए तो है ही, लेकिन जो हमारे को आंखों से दिखाई देती है, जिनका आकार होता है, क्योंकि दिखाई देती है। मशीन कैसी होती है? हमारे को दिखाई देती है। फर्नीचर कैसा? हमारे को आंखों से दिखाई देता है। लैंड एंड बिल्डिंग है, वो कैसी होती है? ये भी हमारे को दिखाई देती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो ये तो आ गई टेंजिबल एसेट्स। तो मैंने बताया स्थायी संपत्ति 2 प्रकार की होती है, तो एक तो मैंने बता दिया, कौन सा बताया मैंने? टेंजिबल एसेट्स। अब है दूसरा आपके इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी संपत्तियां होती है वो देखिए। इसमें एक होता है गुडविल, एक होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ये
सर ये ये चार जो सर, संपत्तियां, ये चारों जो स्थायी संपत्तियां हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, गुडविल जो है ये क्या होती है, एक बार मैं तुम्हारे को बता देता हूं और आपका 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें मैं क्या आपको थोड़ा सा ये बता करके फिर एडजस्टमेंट बता करके फिर मैं आपको 12th का स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि ये चीजें हैं इनके बगैर आप समझ नहीं सकते 12th की, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस शीट तुम्हारे को नहीं आती है आगे कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो ये बैलेंस शीट का बता देता हूँ और फिर उसके बाद में हम एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो एडजस्टमेंट है आपके क्या है 3-4 दिन वो चलेंगे और उस एक वीक के बाद में फिर हम 12th का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बेस है, इनके बगैर हमारे 12th का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गुडविल, आप ये बेसिक, हाँ तो ये क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ध्यान से सुन लेना, इसको समझ लेना। ये ठीक है सर। गुडविल, देखो गुडविल जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ख्याति जो है, ऐसे क्या ख्याति, बोलते हैं? गुडविल जो है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ख्याति। छाती, ख्याति, प्रसिद्धि, ठीक है। पहचान, मतलब ये व्यापार की ऐसी संपत्ति होती है, यानी कि एक तरह से व्यापार की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को ही हम गुडविल भी बोलते हैं, इसको ख्याति भी बोलते हैं, प्रसिद्धि भी बोलते हैं, पहचान भी बोलते हैं। कई व्यापारिक संस्थाएं ऐसी होती है जिनकी मार्केट में एक विशेष पहचान होती है। आवाज आ रही नहीं मेरी? हेलो, सर आ रही है? ठीक है। तो गुडविल के बारे में मैंने बताया कि गुडविल ऐसी स्थायी संपत्ति है जो व्यापार की एक या प्रसिद्धि के रूप में होती है। ठीक है, तो ये गुडविल जो है पहचान या प्रसिद्धि कैसे, आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सी व्यापारिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका, आपकी आवाज कटकटा सर आवाज कट के आ रही है। क्या हुआ? आपके आवाज गूंज रही है क्या इसमें? हाँ सर। सर कट के कह रही है आपकी आवाज। अशोक वॉइस म्यूट कर ले यार। तुम इसको कर लो, इसको म्यूट कर लो। ये ठीक है, तो गुडविल जो है ये क्या है, एक व्यापारिक संस्था की पहचान या प्रसिद्धि होती है। बहुत सी मार्केट में कई संस्थाएं ऐसी होती है जिनका मार्केट में नाम होता है और जो कस्टमर होते हैं उसके नाम से जाते हैं। हम कहीं वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो हम क्या है उसके नाम से जाते हैं कि उस दुकान के ऊपर हमारे को वो वस्तु परचेज करनी है, क्योंकि मार्केट में उनकी एक पहचान होती है और उस पहचान के कारण ग्राहक उनके पास में ज्यादा जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल होती है ना कि साहब हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, हमारी पहचान है, हमारी प्रसिद्धि है, हमारा नाम है, हमारी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी है, इसको हम गुडविल बोलते हैं। तो व्यापार में इसको क्या है? संपत्ति माना जाता है। और कौन सी संपत्ति है ये? इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है, इसलिए ये गुडविल के नाम से जानी जाती है। दूसरा होता है आपके पेटेंट। पेटेंट जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकस्व। ये जो आपके पेटेंट है, इस पेटेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकस्व। एकस्व जो है ये कैसी संपत्ति होती है कि इसमें क्या होता है कि आपने कोई विशेष कोई आविष्कार किया है, कोई नई वस्तु तैयार की है, उसका कोई एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सके, इसलिए आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है? आपके उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता।
जैसे आपकी कोई दवा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और दवा बनाने वाली कंपनी है और आपने क्या है, जैसे मान लो कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है और आपने उस कोरोना के लिए ऐसी दवा तैयार की है कि जिसमें किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उस दवा को लेने से क्या है 1 घंटे में ही उसकी क्या है सांस लेने की जो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो आपने क्या उस दवा में कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, वो उसका रजिस्ट्रेशन करा लोगे ताकि दूसरी को दवा कंपनी है आपकी दवा का इस्तेमाल नहीं कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट। उस फॉर्मूले का रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको फायदा है, जब तक वो फॉर्मूला आपके पास है उस प्रकार की दवा तैयार करने का अधिकार केवल आपके पास ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं पेटेंट। और ये मैंने बताया था चारों ये संपत्तियां कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। इसी को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। इसके बाद में आता है आपके ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक चिन्ह। व्यापारिक चिन्ह आपने बहुत सी व्यापारिक संस्थाएं होती है, उनकी वस्तुएं होती है, उनका एक चिन्ह होता है विशेष। आपने बहुत सारे ऐड विज्ञापन वगैरह देखे होंगे, विज्ञापन में एक विशेष चिन्ह होता है, उस चिन्ह को आते ही आपके समझ में आ जाता है कि यह कौन सी वस्तु है। मतलब उसमें अगर उस वस्तु का नाम नहीं आता है और वो ऊपर का उसकी जो पहचान जो चिन्ह है वो आ जाता है, उसको देखते ही आपको मालूम चल जाता है कि कौन सी वस्तु है। यानी कि मार्केट में क्या है वो उसमें फेमस हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। तो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो क्या करती है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा लेती है ताकि दूसरा उसके चिन्ह का, उसकी जो पहचान है उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि मार्केट में आपके उस विशेष चिन्ह की एक पहचान बन चुकी है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी कि व्यापारिक चिन्ह। तो ये भी एक संपत्ति मानी जाती है। और कौन सी संपत्ति मानी जाती है, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद में आता है आपके कॉपीराइट। कॉपीराइट को हिंदी में बोलते हैं कृति स्वामित्व। कॉपीराइट को हम हिंदी में बोलते हैं कृति स्वामित्व। कॉपीराइट ये क्या है, बुक्स वगैरह में होता है। मार्केट में क्या बहुत सी ऐसी बुक्स वगैरह आती है, आप क्या आगे कॉलेज में जाओगे, कई कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देते हैं, कई नोवेल उपन्यास वगैरह होते हैं, उनके जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, आप उस रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है कि आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति है वो किताब नहीं छाप सकता है, क्योंकि मार्केट में आपकी एक पहचान बन चुकी है। मार्केट में जब आपकी पहचान बन जाती है, आपकी जो बुक्स है अच्छी चलती है, आपकी बुक्स की अच्छी डिमांड है, तो आपके नाम का इस्तेमाल जो आपने रखा है तैयार करने पर, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सके, उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। जैसे आपके न्यूज़पेपर आता है कि दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, तो ये रजिस्टर्ड है। अब राजस्थान पत्रिका का जो उसका है उसका मालिक है, ओनर है, वही व्यक्ति उसके नाम का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी कोई मैगजीन अगर छापने वाला है वो उसका नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया। ये आपके 5 मदे करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां, इन्वेस्टमेंट विनियोग, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, इसलिए क्या है कोई सा भी हो इसको हमेशा बीच में दिखाया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर आती है आपकी स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स जो होती है इनको 2 भागों में बांटते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये जो 3 मदे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो क्या है आपके टेंजिबल एसेट्स। और ये जो नीचे की 4 मदे हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके एसेट्स पक्ष की मदे। ठीक है, ये आपके एसेट्स में ये मदे आती है। मुख्य मदे तो आपके यही है, बाकी जैसे मदे हम बुक से जैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें कोई नई मद आती है तो उसके बारे में मैं तुम्हारे को बता दूंगा। तो फिलहाल जो मुख्य रूप से मदे आती है ये आपकी यही मदे आती है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आपके लायबिलिटीज, दायित्व। दायित्व क्या होता है, यानी कि यह व्यापारिक संस्था है,
जो वापस भुगतान करेगी। जैसे व्यापारी ने क्या है, बैंक से लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटीज है हमारी। हमने जिनसे उधार माल खरीदा है उनको पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज है हमारी, यानी कि दायित्व है। तो ये लाइबिलिटीज होती है। अब लाइबिलिटीज में हम क्या क्या दिखाते हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स को हम क्या बोलते हैं, लेनदार। क्रेडिटर्स होता है आपके लेनदार, यानी कि जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये क्रेडिटर्स है ये दिखा देंगे। एक होता है आपके बीपी, इसको हम पूरा नाम इसका क्या है, बिल्स पेएबल। जो बीपी है उस शॉर्ट में बीपी है और इसका पूरा नाम है बिल्स पेएबल, दे बिल। जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदा है हम उनको एक टाइम देते हैं कि कितने टाइम के बाद में हम उनको पेमेंट करेंगे। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे पर बिल लिख देते हैं उतने टाइम का, उस टाइम के बाद में हमारे को बिल का भुगतान करना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दे बिल। तो दायित्व हो गया, इसलिए हम बीपी को हम इसमें दिखाते हैं। एक होता है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको हम हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष के बारे में बताया था कि बैंक में हम जो चालू खाता खुलवाते हैं, व्यापारियों के द्वारा करंट अकाउंट ही खुलवाया जाता है। बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। कि आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है या बैंक में आपका जो बैलेंस है वो मान लो 70,000 है और आपको क्या है अभी तुरंत 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप बैंक से 1 लाख रुपए निकलवा सकते हो, जबकि डिपॉजिट आपका केवल 70,000 है। आपने 1 लाख रुपए निकाला, यानी कि कितने ज्यादा पैसे निकाले, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जो ज्यादा पैसा निकाला है इसी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब जमा जितनी है उससे ज्यादा राशि, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। आपने 30,000 रुपए ज्यादा निकाले, बैंक क्या करेगा, उस 30,000 रुपए पर आपसे ब्याज लेगा, क्योंकि आपका पैसा जमा तो 70,000 ही है, आपने 30,000 रुपए ज्यादा निकाला है तो बैंक उस 30,000 रुपए पर आपसे ब्याज लेगा एक निर्धारित दर से। जितने टाइम के लिए आप पैसा उधार लेते हो, जितने टाइम के बाद में आप जमा कराओगे उतने टाइम का बैंक आपसे ब्याज ले लेगा। ये ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन है। ओवरड्राफ्ट है ये एक तरह से लोन है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी कि अल्पकालीन। इसकी अधिकतम जो अवधि होती है, अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की होती है। तो वैसे तो 1 वर्ष भी नहीं होती है, ये क्या है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक के लिए लिया जाता है, लेकिन अधिकतम अवधि इसकी 1 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, बीपी और ये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है आपके, ये दायित्व है, ये करंट लायबिलिटीज है। इसको हम क्या बोलते हैं, तीनों को करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, क्योंकि इनकी अधिकतम जो अवधि होती है 1 वर्ष तक की होती है अधिकतम। लेनदारों को भुगतान है, जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं होता है इनका, वैसे तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक ही होता है। बिलों का जो भुगतान किया जाता है उनका भी जो टाइम होता है वो भी आपकी उतना ही होता है। और आपके बैंक ओवरड्राफ्ट है, अधिविकर्ष, ये भी आपके अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए होता है। तो ये हो गई करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद में हम क्या दिखाते हैं, एक होता है आपके बैंक लोन। वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी एक तरह से लोन होता है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट के नाम से होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। चालू खाते में ये सुविधा मिलती है और किसी में ये सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से दिखाते हैं। बैंक लोन ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए, वो अवधि 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है। तो लंबे टाइम के लिए जो लोन लिया जाता है वो आपके बैंक लोन कहलाता है।
तो ये बैंक लोन को हम इन तीनों मदों के बाद में दिखाते हैं। इसके बाद में आपके आता है कैपिटल। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल दिखाते हैं। कैपिटल में हम क्या करते हैं? आपने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता बनाया था। अगर उसमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में जोड़ करके दिखा देंगे, और लॉस हुआ है, एक ही मद होती है, तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? लॉस हुआ है तो घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे? कैपिटल में से। ध्यान रखना, कैपिटल में प्रॉफिट होता है वो हम ऐड कर देंगे, और लॉस होता है तो उसको घटा देंगे। इसके अलावा आपके ड्राविंग्स, आहरण ड्राविंग्स होता है, इसको भी हम क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस कर देंगे। एक होता है आपके इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स अगर प्रश्न में दे रखा है तो इनकम टैक्स भी हम कैपिटल में से लेस करते हैं, और कहीं नहीं दिखाते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपके मुख्य रूप से आपकी जो मदें आती है बैलेंस शीट की आती है। अच्छा, मैंने इसका बताया था टोटल दोनों पक्ष का बराबर आएगा, एसेट्स का और लायबिलिटीज का, दोनों का जो टोटल है वो आपके बराबर आएगा। जितना इस साइड का रहा उतना इस साइड का आएगा। अगर दोनों का टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, तो ये तुम्हारे को क्या है ध्यान रखना है, ये बैलेंस शीट की मदें। तो मैंने देखो तुम्हारे को ट्रेडिंग अकाउंट का बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बताया, और ये बैलेंस शीट का, ये मदें मैंने तुम्हारे को बता दी, मुख्य मदें। इनको क्या है तुम्हारे को याद रखना है, और कल से मैं तुम्हारे को एडजस्टमेंट बताऊंगा। ठीक है, और बैलेंस शीट का और ये ट्रेडिंग पी&एल का जो फॉर्मेट है इसको तुम्हारे को एक बार फिर से रिपीट कर लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आप ये कर लेना। ये तो सर हाँ ठीक है, तो इसको देखना। सुनो, और तुम्हारे को अगर कोई ऐसा कोई मैसेज वगैरह कुछ ऐसा करना है इसमें, क्योंकि इसमें फिर नहीं पाता है, आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है वो कर सकते हो मेरे को, भाई उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम रह गई या और कुछ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है, उस पर कोई मैसेज है वो कर लेना, उसके बाद में आपके क्या है हो जाएगा। बाकी अच्छी तरह तो, और जैसे सामने अपनी क्लास जैसे आएगी ऑफलाइन की तो उसके अंदर हो जाएगा। तो अभी हो सकता है इस महीने के एंड तक आपके चालू हो जाए क्लास, इस महीने के एंड तक तो हो ही जाएगी लगभग, तो इसलिए, लेकिन अब इसको क्या है तुम ये कंप्लीट कर लेना, ये जो मैंने बताया तुम्हारे को ट्रेडिंग पी&एल और ये बैलेंस शीट, और कल से मैं तुम्हारे को एडजस्टमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह देख लेना, ये मदें कौन कौन सी आती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है उसमें कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ दिखाया जाता है उसकी डेफिनेशन वगैरह मैं तुम्हारे को लिखा दूंगा, तो तुम इसके अंदर मैं बताऊंगा तो तुम उसको कॉपी के अंदर उतार लेना। ठीक है, आज 4 स्टूडेंट जुड़े हैं, 5। यस सर। 5 जुड़े ना स्टूडेंट। यस सर। बाकी एक तो तुम्हारी वो लड़की है वो नहीं जुड़ रही अभी। आज मैं चलो आज फोन करता हूँ, ठीक है, आज सबसे बात करता हूँ मैं फोन। ठीक है,
से अभिषेक एक और कर ले